दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने सिंक्रोनस मशीन में हार्मोनिक्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपसे बात की थी स्पेस हार्मोनिक्स के बारे में। मैंने आपको क्या बताया कि स्पेस हार्मोनिक्स क्यों जनरेट होते हैं, क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि रोटर प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो परफेक्ट साइनोसॉइड नहीं हुई तो उसके अंदर हार्मोनिक्स डेवलप होंगे। और उन हार्मोनिक्स की अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो जैसे जैसे रोटर घूमता है तो उससे जुड़ी मैग्नेटिक फील्ड भी घूमती है। इसीलिए हमने बोला था सभी हार्मोनिक्स कितनी स्पीड से घूमेंगे, ns से। फिर हमने बोला जो फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म है वही वेवफॉर्म ईएमएफ की बनती है। तो जो ऑर्डर का हार्मोनिक फ्लक्स डेंसिटी में है, सेम ऑर्डर का हार्मोनिक ईएमएफ में जनरेट होगा, जिस कारण से ईएमएफ में प्रोड्यूस हुए थे टाइम हार्मोनिक्स, और जिनके ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा 4.44 n इंटू एफ इंटू एनपीएच इंटू फाई एन इंटू केपीएन इंटू केडीएन। तो ये हमने हार्मोनिक का ईएमएफ निकाला था। और फिर मैंने आपको स्टार और डेल्टा में बताया था किस तरह से कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट रहेगा और कौन सा हार्मोनिक एब्सेंट रहेगा। अब पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पहले हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर मैं आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा स्पेस हार्मोनिक्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया था 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस जनरेटर हैज 48 स्लॉट्स। तो स्लॉट्स कितने हो गए भाई, 48, पोल्स हो गए 4 और फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। अब बोला था इसके अंदर डबल लेयर वाइंडिंग वाउंड की गई है और हर कॉइल में 10 टर्न्स लिए गए हैं। तो 1 कॉइल इक्वल टू 10 टर्न्स। ठीक है, एक कॉइल में 10 टर्न्स हैं और शॉर्ट पिच है 36 डिग्री से और फंडामेंटल फ्लक्स बताया था, तो एप्सिलॉन दिया है 36, फंडामेंटल फ्लक्स बताया 0.025 वेबर और फिफ्थ हार्मोनिक का फ्लक्स बताया है 20% ऑफ φ1। यही डेटा दिया है। अब पूछा है लाइन टू लाइन वोल्टेज इन 3 फेज कनेक्शन। देखो शॉर्ट पिचिंग भी है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी है, इस वजह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, केडी निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एम निकालता हूं, स्लॉट्स पर पोल पर फेस। तो ये आ गया 4 बीटा 180 बाय स्लॉट्स पर पोल, 180 बाय 12 हो गया 15 डिग्री। तो यहां से केडी आ जाएगा साइन, फंडामेंटल के लिए निकाल रहा हूं इसलिए n1 रखूंगा, 4 इंटू 15/2 बाय 4 साइन 15/2। तो ये वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की होगी, कितनी आती है केडी की वैल्यू, 0.957 आती है। ठीक है, केपी ये होता है cos ε/2, जब तक बोला ना जाए एंगल को इलेक्ट्रिकली मानना। तो cos 18 डिग्री, अगर मैकेनिकल एंगल दे देता ना तो उसको पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते फिर आंसर निकालते। ये आता है 0.951। अब टर्न्स की बात कर लेते हैं। देखो डबल लेयर वाइंडिंग अगर है तो कॉइल और स्लॉट बराबर होते हैं। ये चीज हमने डीसी मशीन में देखी थी कि डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइल और स्लॉट बराबर होते हैं। तो कितनी कॉइल्स होंगी, 48। तो एक कॉइल में 10 टर्न है और 48 कॉइल हैं, तो टोटल टर्न्स कितने हैं, 480। लेकिन ये 3 फेज में डिवाइडेड होंगे, तो एक फेज में कितने टर्न्स हैं, 480/3 दैट इज 160। ठीक है, तो ये 160 टर्न्स आने की वजह से ईएमएफ पर फेज में कितना हो गया, 4.44 इंटू 50 इंटू एनपीएच 160 इंटू 0.025 इंटू 0.951 0.957। तो ये ईएमएफ आ जाएगा पर फेज 808.73। जिसका मतलब है लाइन वोल्टेज बनेगी √3 टाइम्स 1400 वोल्ट। ठीक है, इतना आ गया।
अब सेकंड क्वेश्चन था लाइन टू लाइन वोल्टेज इन टू फेज कनेक्शन। अब देखो अगर टू फेज कनेक्शन की बात करोगे तो m बदल जाएगा 4 इंटू टू, यानी कि कितना 6। बीटा कभी चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना, चाहे फेजेस कितने भी लो। तो यहां से kd बदल गया, साइन 6 इंटू 15/2 बाय 6 साइन 15/2। तो ये kd आ जाएगा 0.902। kp तो सेम रहेगा क्योंकि एप्सिलन सेम है, लेकिन अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? टोटल 480 थे, दो फेज में डिवाइड होंगे तो एक फेज में आएंगे 240 टर्न। तो अब ईएमएफ कितना होगा? 4.44 एफ एनपीएच 5 केपी केडी। ठीक है, तो ये ईएमएफ आएगा 1142.6। और जैसे थ्री फेज में लाइन टू लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स होती है, ऐसी टू फेज में √2 टाइम्स आती है। तो ये वैल्यू आएगी 1615.8। ठीक है, क्योंकि √2 क्यों होगी? दो जब ईएमएफ 90 डिग्री पे होंगे तो √a² + b² बन जाएगा, क्योंकि टू फेज में कितना फेज शिफ्ट होता है? 90 डिग्री। अब तीसरे पार्ट में पूछा था फिफ्थ हार्मोनिक ईएमएफ। अब देखो जब फिफ्थ हार्मोनिक होगा तो फिफ्थ हार्मोनिक का फ्लक्स लोगे 20% ऑफ दिस, तो 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा फिफ्थ हार्मोनिक का फ्लक्स। फिर kp5, मैंने बताया था हर इलेक्ट्रिकल एंगल ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 0, जिसका मतलब ईएमएफ ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक इज ऑल्सो 0। अगर kp 0 आ गया तो ईएमएफ में kp और kd दोनों आते हैं, तो kp 0 आने से ईएमएफ हो गया हमारा 0। तो इस तरीके से ईएमएफ के हार्मोनिक्स को डील करना पड़ता है। मान लो अगर kp 0 नहीं आता तो कैसे निकालते? 4.44 इंटू 5f करते, क्योंकि फिफ्थ हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी 5f इंटू n। थ्री फेज में n आता 160। ठीक है, इसके बाद फाई हमारे पास है 0.005, इसके बाद kp5 इंटू kd5। इस तरीके से ईएमएफ निकालते। और अगर ओवरऑल ईएमएफ की कोई बात करता तो √a² + b²। a² + b² में a क्या है? फंडामेंटल, b क्या है? हार्मोनिक। तो इस तरीके से सारे हार्मोनिक्स का ऐड करके रिजल्टेंट निकाला जा सकता था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो जैसा मैंने बोला भी था कि सिंक्रोनस और इंडक्शन के अंदर हार्मोनिक्स सिमिलर होते हैं, इसीलिए दोनों के हार्मोनिक्स हम एक साथ कवर कर रहे हैं। तो अब अगर दोनों के हार्मोनिक्स हम एक साथ कवर करने वाले हैं तो अभी मैं स्पेस हार्मोनिक्स ही आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन इंडक्शन मशीन में। तो अब अगला हेडिंग डाल लेना, स्पेस हार्मोनिक्स इन इंडक्शन मशीन। ठीक है, अब देखो इंडक्शन मशीन कैसे डिफरेंट होती है सिंक्रोनस के मुकाबले। सिंक्रोनस में जैसे रोटर पे तुमने डीसी फील्ड वाइंडिंग दे करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, इंडक्शन मशीन में ऐसी कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं होती। इंडक्शन मशीन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जिम्मेदारी भी स्टेटर की है और लोड तक करंट पहुंचाने की जिम्मेदारी भी स्टेटर की है। जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में सोर्स से पावर भी कौन लेती है? प्राइमरी वाइंडिंग। और मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सेटअप करती है? प्राइमरी वाइंडिंग। वहां दो अलग अलग वाइंडिंग नहीं है, एक फ्लक्स बनाने के लिए और एक पावर कैरी करने के लिए। जो वाइंडिंग पावर कैरी करती है वही फ्लक्स बनाती है। सेम चीज इंडक्शन मशीन में होता है कि स्टेटर वाली वाइंडिंग ही फ्लक्स बनाएगी और स्टेटर वाली वाइंडिंग ही पावर भी सप्लाई करेगी। इसीलिए इंडक्शन मशीन के अंदर फ्लक्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी हुई? स्टेटर की। तो पहले एक पॉइंट लिखो, इन एन इंडक्शन मशीन
there is no separate field winding on the rotor, but the stator winding is responsible for carrying power from the source or to the load and to generate flux. ये दोनों ही काम एक ही वाइंडिंग करती है, दैट इज योर स्टेटर वाइंडिंग। अब क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग अगर इंडक्शन मोटर की बात करोगे तो उसमें सोर्स हम लगाते हैं, मोटर की बात करेंगे तो सोर्स लगाते हैं, जनरेटर होगा तो लोड लगाएंगे। तो स्टेटर वाइंडिंग पे जब हम सोर्स लगाते हैं तो सोर्स भले ही हम साइनोसॉइडल लगा दें, यानी वाइंडिंग का करंट भले ही साइनोसॉइडल हो, लेकिन उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड नॉन साइनोसॉइडल हो सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट पे डिपेंडेंट नहीं होती, आसपास की कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करती है कि एयर गैप कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं। तो सिर्फ करंट साइनोसॉइडल हो जाने से मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडल नहीं होगी, क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अगर करंट आई एम साइन ओमेगा टी हो गया तो बी वर्सेस थीटा का ग्राफ साइनोसॉइडल हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा है, साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी तब बनती है जब शैम्फर्ड पोल्स होते हैं या नंबर ऑफ टर्न्स को साइनोसॉइडली वेरी कराओ। तो कहने का मतलब क्या निकला कि I अगर T के अगेंस्ट साइनोसॉइडल है, इट डज नॉट इंप्लाई दैट B वर्सेस थीटा विल आल्सो बी साइनोसॉइडल। तो इंडक्शन मशीन में अगर इवन के तुम साइनोसॉइडल सप्लाई या साइनोसॉइडल करंट फ्लो कराते हो, फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एयर गैप पे डिपेंड करता है, इट मे बी नॉन साइनोसॉइडल। तो इसमें लिखना, इन एन इंडक्शन मोटर when a sinusoidal voltage source is connected at the stator, a sinusoidal current flows in stator winding, but the flux density generated may not be sinusoidally distributed in space due to non-uniform air gap or other such constructional features यानी करंट तो टाइम में साइनोसॉइडल हो सकता है, बट बी वर्सेस थीटा में नॉट बी साइनोसॉइडल। तो अब देखो हम बात क्या कर रहे हैं, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन का ना स्टेटर एक जैसा होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि स्टेटर जैसे मेरा सिलेंड्रिकल है मान लो, तो ये ए है, तो ये अपना ए डैश है, इससे 120 डिग्री पे बी है, तो इधर बी डैश है, इससे 120 डिग्री पे अगर सी है तो ये सी, ठीक है। अब ये तीनों कॉइल अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। तो देखो ये डॉट क्रॉस ले लो, डॉट क्रॉस ले लो, डॉट क्रॉस ले लो। अब ए वाले की मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ऊपर से बाहर नीचे से अंदर, यानी कि राइट। तो ये ए वाले का एमएमएफ, बी वाले का कैसे बनेगा, ऊपर से अंदर नीचे से बाहर, तो ये बी, ऐसे ही हम बना सकते हैं सी। ये चीज ऑलरेडी मैं रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अंदर बता चुका था, ठीक है। ये तीनों की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब मैं कहता हूं किसी एक, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें किसी एंगल थीटा पे चाहिए, मान लो यहां से एंगल थीटा पे चाहिए, ठीक है, या फिर ये कह दो वर्टिकल से एंगल थीटा पे अगर चाहिए, चलो, या चलो इधर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मान लो कि इस एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एफ ए कॉस थीटा, ऐसे बी का 120 माइनस थीटा और सी का 120 प्लस थीटा, इस तरह से चलेगा ना। लेकिन मैं कह रहा हूं तब क्या होगा अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली साइनोसॉइडल नहीं आया, यानी ये तो चलो मैंने तुम्हें वेक्टर रिजोल्यूशन से बता दिया कि देखने में ऐसा लग रहा है साइनोसॉइडल है, लेकिन एमएमएफ के बाद भी जो फ्लक्स बनता है, एमएमएफ से फ्लक्स कैसे बनाते हो, डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस।
तो वो चीज रिलक्टेंस पे भी डिपेंड करती है, सिर्फ एमएमएफ का कंट्रीब्यूशन देख करके फ्लक्स डेंसिटी के ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जान सकते। एज एन एग्जांपल लो, डीसी मशीन में एमएमएफ का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर था, लेकिन फिर भी आर्मेचर की जो फ्लक्स डेंसिटी थी वो सैडल शेप्ड थी, क्योंकि जब एयर गैप बढ़ जाता है तो वहां फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है। यानी सिर्फ एमएमएफ को ऑब्जर्व करके वी कैन नॉट टेल अबाउट द फ्लक्स डेंसिटी बिकॉज इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन एयर गैप। तो मैं यही बोल रहा हूं कि यहां पे जो अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, अगर उसके अंदर हार्मोनिक्स आ गए जबकि ये वाइंडिंग्स में फ्लो करने वाला करंट साइनोसॉइडल है, तब भी स्पेस हार्मोनिक जनरेट होंगे। तो अगला पॉइंट लिखना, इन एन इंडक्शन मशीन स्पेस हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द स्टेटर, जनरेटेड बाय द स्टेटर। तो देखो इसी वजह से क्या होता है, जो ए फेज की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये होगी B1 cos थीटा, ठीक है, B3 cos 3 थीटा, B5 cos 5 थीटा एंड सो ऑन। यही बनेगी, जैसे वहां रोटर की बन रही थी ऐसे ही यहां बन रही है हमारी स्टेटर की। बात समझ आ रही है? लेकिन स्टेटर में 3 फेज है, सिर्फ ए नहीं है, बी और सी भी है। तो जब बी की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखोगे उसका एंगल थीटा नहीं है, उसका थीटा -120 है। अब देखो जब 3 टाइम्स करोगे, मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें 3 मल्टीप्लाई करना जरा, 3 थीटा माइनस 360, 360 को 0 डिग्री गिनते हो तो डायरेक्टली लिख रहा हूं। और चलो अपने कन्वीनियंस के लिए हम 7 थीटा तक चले जाते हैं। अब B5 पे आ जाओ। अब जरा थीटा -120 में 5 मल्टीप्लाई करना, 5 थीटा -600, -600 कैसे लिखोगे बताओ? -720 प्लस 120, बिल्कुल सही बात है, -720 प्लस 120। अब जरा 7 मल्टीप्लाई करो, 7 थीटा -840, -840 को कैसे लिखोगे? -720 माइनस 120, तो 720 तो हटा दो, -120। ऐसे ही देखो सी फेज, B1 इसका एंगल है थीटा प्लस 120। अब जरा 3 से मल्टीप्लाई करो इसे, 3 थीटा प्लस 360, 360 हटा दिया। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 थीटा प्लस 600, 600 को क्या लिखोगे? 720 माइनस 120। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 थीटा प्लस 840 प्लस 840 को लिखोगे 720 प्लस 120, ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों फेजेस में फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक सब कुछ आएगा तीनों ही फेजेस के अंदर। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन बना रहा है? स्टेटर की वाइंडिंग, और स्टेटर की वाइंडिंग में एसी करंट जाता है, और अगर वो करंट टाइम के साथ वेरी करेगा तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करती है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द स्टेटर वाइंडिंग is due to AC current carried by the winding, and if the current in winding varies with time, so does the magnetic field generated by that current। ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करती है। अब देखो फंडामेंटल अगर देखोगे तो ए फेज का अगर थीटा पे है तो बी फेज का -120 पे है, और सी फेज का +120 पे। थर्ड हार्मोनिक अगर देखोगे, ए फेज, बी फेज और सी फेज तीनों सेम डायरेक्शन में है। और ये सब मैं बात कर रहा हूं भाई वेक्टर्स की, क्योंकि यहां टाइम के फंक्शन नहीं है, स्पेस के हैं।
स्पेस में जो डायग्राम ड्रॉ होता है दैट इज वेक्टर डायग्राम, नॉट द फेजर डायग्राम। फिर 5 वाला देखो, अगर ये A5 है तो B वाला 120 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये B5 है, C वाला 120 लैग कर रहा है, तो ये C5 है। ऐसी 7 वाला देखो, अगर ये A7 है, B वाला 120 लैग कर रहा है, तो ये B7 है, और C वाला 120 लीड कर रहा है, तो ये C7 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये है पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है, ये है नेगेटिव सीक्वेंस, और ये है पॉजिटिव सीक्वेंस, और ये जीरो सीक्वेंस। लेकिन ये फेजर नहीं है, सीक्वेंस में स्पेस में बात कर रहा हूं, ठीक है, टाइम में नहीं। टाइम में बात करते हो ना तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस फेजर्स में चलते हैं, अभी हम वेक्टर्स की टर्म में बात कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, हम ये जानते हैं जब 3 फेज की वाइंडिंग 120 डिग्री पे रखी जाए और वो करंट भी 120 डिग्री के कैरी करे, तो इट शुड जनरेट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब मेरा ये है यहां पे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है फंडामेंटल, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये मुझे जज करना है कितनी स्पीड से रोटेट करेगी और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। इसको डिराइव करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है यूजिंग डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो कॉपी में ये सारा नोट कर लेना, इसके आगे की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का यूज करूंगा जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब देखो मेरा कहना यह है कि अगर वाइंडिंग्स के करंट टाइम के साथ वेरी करते हैं तो उनसे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करनी चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ, देखो एक छोटी सी चीज समझो, जो मैंने पहले ही बताया था ना स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट, कि अगर आई ए को मैं ऐसे लिख लूं, आई एम कॉस ओमेगा टी, आई बी और आई सी। अब देखो यहां हो क्या रहा है कि तीनों वाइंडिंग में फ्लो करने वाला करंट तो साइनोसॉइडल है, लेकिन एयर गैप वेरिएशन वगैरह की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेस में साइनोसॉइडल नहीं है। तो अब सबसे पहले देखो मैं फंडामेंटल की ही बात कर लेता हूं, एक एक करके हार्मोनिक समझाता चलूंगा। फंडामेंटल की बात ले लो। अब फंडामेंटल के अंदर अगर मैं A1 लूं तो देखो एक तो कॉस थीटा तो था ही, और करंट की वजह से आ गया कॉस ओमेगा टी, यानी कि ये स्पेस में भी वेरी कर रही है और टाइम में भी। और जब मैंने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी बताई थी तो मैंने ये बताया था ये जो इक्वेशन है साइन थीटा साइन ओमेगा टी या कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी, ये एक स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें अगर स्पेस में वेरिएशन देखोगे तो टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड बदलता रहता है। अगर कॉस थीटा को अलग कर दो, कॉस ओमेगा टी इसके साथ ले लो। देखो दोबारा समझा देता हूं अगर नहीं समझ आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं, इसको ऐसे लिख लो, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कॉस थीटा का फंक्शन है, बी वर्सेस थीटा, एक कोसाइन फंक्शन है जिसका कि एम्पलीट्यूड कितना है bm1, लेकिन मैं कब मान रहा हूं ये ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे। अब मान लो ओमेगा टी को 90 रख लो तो कॉस 90 0, तो ऐसे आ जाएगा। 60 रख लो, 60 रखने पे हाफ हो जाएगा, समझ रहे हो, 60 रखने पे एम्पलीट्यूड हाफ रह गया। ऐसे ही 120 रखोगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, 180 रखोगे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो यानी कि ये एक वेव है जो कि कोसाइन फंक्शन ही है,
लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब इसको रब कर रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। इसी चीज को स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी को मैं एक्सपैंड कर लेता हूं, देखो bm1/2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, b1 इसमें हमने लिखा था कॉस थीटा माइनस 120 और टाइम के फंक्शन में भी ओमेगा टी माइनस 120। अगेन कॉस ए कॉस बी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी एंड कॉस ए प्लस बी। ए माइनस बी थीटा माइनस ओमेगा टी और ए प्लस बी थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस 240। ठीक है, BC1 इसमें हमने लिखा था कॉस थीटा प्लस 120 और ये ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है, अगेन कॉस ए माइनस बी हुआ फिर कॉस ए प्लस बी। अब मैंने बोला था रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट का फंडामेंटल निकालने के लिए सिंपली तीनों को ऐड कर दो। ठीक है भाई, अब देखो इसमें कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी वाली टर्म तो तीनों में कॉमन है, बट कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी में एक में माइनस 240 है और एक में प्लस 240, जो कि मैंने बताया भी था। अगर एक ये है माइनस 240 का मतलब 240 क्लॉकवाइज और प्लस 240 का मतलब 240 एंटी क्लॉकवाइज। अब इससे क्या होगा कि इन तीनों का जो सम आएगा वो 0 आ जाएगा, तो थीटा प्लस ओमेगा टी वाली टर्म कट जाएगी, तो ये सिर्फ क्या बचेगा यहां पे, फॉरवर्ड रोटेटिंग। बात समझे कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई हमारी ड्यू टू द थ्री मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द थ्री फेजेस। बात क्लियर है? आगे चलें। अब इसके बाद मुझे देखना है कि थर्ड हार्मोनिक से क्या होता है। अब मैं इसके बाद किसकी बात करने वाला हूं, थर्ड हार्मोनिक की। थर्ड हार्मोनिक लेकिन किसमें है, स्पेस में चल रहा है ना, तो BA3 BB3 BC3 BM3 BM3 BM3। अब हमने थर्ड हार्मोनिक में ये देखा था कि कॉस थीटा नहीं क्या आता है, कॉस 3 थीटा आता है। ठीक है, कॉस 3 थीटा और टाइम में तो कोई हार्मोनिक नहीं ले रहे ना। टाइम में यार जो तुमने करंट सप्लाई किया वो हमने दिया है, वो साइनोसॉइडल है, उसमें कोई हार्मोनिक नहीं है। ठीक है, और ये जो मैं स्पेस का फंक्शन लिख रहा हूं ना, ये अभी हमने लिखा था वहीं से लिख रहा हूं और मैं इसके अंदर कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। बात मेरी समझो, यहां सिंक्रोनस की तरह मत सोचना कि स्पेस हार्मोनिक से टाइम हार्मोनिक बनेगा। इंडक्शन मशीन में टाइम वाला जो फंक्शन है मैंने सप्लाई किया है, ये मेरे हाथ में, ये साइनोसॉइडल है, लेकिन इससे अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड नॉन साइनोसॉइडल हो गई है एयर गैप की वजह से। ठीक है, अब देखो अगेन a माइनस बी करोगे तो बताओ क्या होगा, 3 थीटा माइनस ओमेगा टी 3 थीटा प्लस ओमेगा टी, फिर a माइनस बी, तो ये होगा 3 थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है,
और दूसरी टर्म क्या होगी जल्दी से बताओ, a माइनस बी जब करोगे cos 3 थीटा सॉरी a प्लस बी प्लस ओमेगा टी प्लस 120, ये बनेगा। इस पे आ जाओ, a माइनस बी 3 थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस 120, 3 थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस 120, और ये सब क्या चल रहा है, bm3। अब देखो, चाहे तो 3 थीटा प्लस ओमेगा टी वाली ले लो या 3 थीटा माइनस ओमेगा टी वाली टर्म ले लो, सब में 120 का शिफ्ट आ रहा है, भाई। अगर सब में 120 का शिफ्ट आ रहा है तो इसका नेट सम आ जाएगा 0, ठीक है। नहीं तो चाहो तो देखो यहीं से ऐड कर लो, ये bm3 cos 3 थीटा तीनों में कॉमन आ गया, cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी माइनस 120 प्लस cos ओमेगा टी प्लस 120, ये तीनों वैल्यूज का सम हमेशा 0 आता है, क्योंकि जब भी कोई तीन इक्वल फेजर या तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे होते हैं, their resultant is always 0। तो एक पॉइंट यही लिख लेना, in an induction machine the third space harmonic net magnetic field is 0, net magnetic field is 0। जबकि सिंक्रोनस के अंदर थर्ड हार्मोनिक की मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि उसे बनाने वाला कौन है, रोटर, और रोटर पे क्या लगा है, डीसी। तो रोटर पे डीसी लगा है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर बना रहा है और स्टेटर के तीनों फेजेस का रिजल्टेंट आ गया 0, तो यहां कोई रिजल्टिंग थर्ड हार्मोनिक नहीं होता। ये डिफरेंस समझ आया। एक पॉइंट ये भी लिख लो, द थर्ड स्पेस हार्मोनिक is absent in a induction machine whereas it is present in a synchronous machine। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अगले हार्मोनिक पे चलें। अगला हार्मोनिक है भाई हमारा फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। तो दोबारा से लिख लेते हैं, और ये सारे स्पेस हार्मोनिक की बात चल रही है, टाइम के सारे फंक्शन क्या हैं, साइनोसोइडल। अब फिफ्थ हार्मोनिक में देखो क्या लिखोगे, BA5 cos 5 थीटा और टाइम का फंक्शन cos ओमेगा टी, ये हो गया BM5/2 cos A माइनस बी cos A प्लस बी, ठीक है। ऐसे BB5, ये देखो मैं डेराइव करा चुका हूं अभी अभी स्पेस का, ठीक है। अब इन दोनों का सम जब निकालोगे, सॉरी cos A cos B जब निकालोगे, cos A माइनस बी बताना जरा कितना हो रहा है, 5 थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस 240, और cos A प्लस बी कितना हो रहा है, 5 थीटा प्लस ओमेगा टी। और मेरे को लगता है काफी लोगों को यहां से अंदाजा लग गया होगा इस फंक्शन को देख के क्या रिजल्ट आने वाला है, और मेरे हिसाब से कॉमन सेंस को भी सूट करता है वही चीज, है ना। कुछ लोग हो सकता है मेरी बात समझ पा रहे हो, जो नहीं भी समझ पा रहे अभी, बिल्कुल इस पे डिस्कस करेंगे, ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है, ठीक है। A माइनस बी करना जरा, और A प्लस बी करो। अब देखो, अब तो जहां तक है सभी लोगों को चमक गया होगा कि क्या होने वाला है। अगर मैं फिफ्थ हार्मोनिक की रिजल्टेंट निकालूंगा तो तीनों फेज का फिफ्थ हार्मोनिक में ऐड करूंगा। अब देखो,
ये 5 थीटा माइनस ओमेगा टी वाली जो टर्म्स हैं, इसमें प्लस 240 और इसमें माइनस 240। तो जैसे फंडामेंटल में हुआ था 240 डिग्री पे अगर टर्म्स आती हैं तो उनका सम क्या हो जाता है, 0। यानी कि 5 थीटा माइनस ओमेगा टी वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा क्या, 3/2 bm5 cos 5 थीटा प्लस ओमेगा टी। और मैंने बताया था जब स्पेस और टाइम में प्लस साइन हो तो ये फॉरवर्ड नहीं, ये बैकवर्ड मूविंग वेव होती है। अगर स्पेस और टाइम में माइनस साइन होता है तो फॉरवर्ड, प्लस साइन होता है तो बैकवर्ड। ये डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में देखा था। तो ये क्या है, ये है बैकवर्ड रोटेटिंग। फंडामेंटल वाली फॉरवर्ड रोटेटिंग आ रही थी, थर्ड हार्मोनिक का रिजल्टेंट 0 आया था, फिफ्थ हार्मोनिक की आती है बैकवर्ड रोटेटिंग। ठीक है, अब लास्ट बचता है सेवेंथ हार्मोनिक। अब देखो मैंने ये चीज क्यों कहा था कि ये कॉमन सेंस को सूट करता है। अभी मैंने तुम्हें ये प्रूव किया कि फिफ्थ हार्मोनिक नेगेटिव सीक्वेंस आ रहा था और नेगेटिव सीक्वेंस के हिसाब से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी अपोजिट ही घूमनी चाहिए। अब सेवेंथ में क्या होगा, बस यहां पे 5 थीटा की जगह 7 थीटा चलेगा। और ये हमने देखा था कि ये पॉजिटिव सीक्वेंस ही होता है तो यहां प्लस, और टाइम का तो सेम ही फंक्शन चल रहा है सब में, तो ये bm7 में चलेगा। अब जरा देखो, cos a माइनस बी, cos 7 थीटा माइनस ओमेगा टी, a प्लस बी 7 थीटा प्लस ओमेगा टी, cos a माइनस बी 7 थीटा माइनस ओमेगा टी, और cos a प्लस बी 7 थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस 240। फिर a माइनस बी 7 थीटा माइनस ओमेगा टी और a प्लस बी 7 थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस 240, ये बन गया। अब दोबारा देखो, अगर तीनों को ऐड करते हो रिजल्टेंट सेवेंथ हार्मोनिक निकालने के लिए तो क्या होगा, 3/2 bm7 7 थीटा माइनस ओमेगा टी, क्योंकि अब की बार प्लस ओमेगा टी वाली टर्म में 240 का शिफ्ट आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई फॉरवर्ड रोटेटिंग। ठीक है, और वैसे भी अभी हमने बोला सेवेंथ हार्मोनिक पॉजिटिव सीक्वेंस है तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड फंडामेंटल के सेम डायरेक्शन में घूमनी चाहिए और इसीलिए ये भी होगी फॉरवर्ड। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब मेरा ऑब्जेक्टिव, चलो यहां तक तो सेटिस्फाई हुआ कि मुझे ये समझ आया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अगर बनाएगा तो किस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगी। लेकिन अभी एक क्वेश्चन अभी भी हमारे पास रह गया, वो ये कि कितनी स्पीड से रोटेट करेगी। ये समझ आया कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी मैंने हार्मोनिक्स में कैसे अप्लाई किया। अब देखो क्या होता है, कोई भी वेव इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। यहां पे v होती है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो देखो वेलोसिटी ऑफ वेव ऐसे भी तो कह सकते हो, सीधे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो इस फंक्शन में t का कोएफिशिएंट v है और x का कोएफिशिएंट 1 है तो v/1 वेलोसिटी आ जाती है v। अब ऐसे ही देखो, अभी फंडामेंटल का रिजल्ट क्या डिराइव किया था, ये आया था। तो मैं कहूंगा स्पीड क्या होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, टाइम का कोएफिशिएंट अपॉन स्पेस का कोएफिशिएंट यानी ओमेगा, और अगर आरपीएम में चाहिए
तो ये हो जाती है ns। ठीक है, ये बनेगी। ऐसे ही देखो थर्ड हार्मोनिक का तो 0 ही था, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बात कर लेता हूं फिफ्थ हार्मोनिक की। इसका अभी हमने निकाला 3/2 BM5 cos 5 थीटा प्लस ओमेगा टी। तो इसकी स्पीड कितनी बनी, देखो टाइम का कोएफिशिएंट ओमेगा, स्पेस का 5, तो इसका मतलब आरपीएम में कितनी हो गई, ओमेगा की जगह एनएस किया, ns/5। ठीक है, और भाई सेवेंथ हार्मोनिक की अगर बात करें, 3/2 BM7 cos 7 थीटा प्लस ओमेगा टी, सॉरी माइनस ओमेगा टी आया था। अगेन स्पीड अगर निकालोगे, टाइम का कोएफिशिएंट ओमेगा, स्पेस का 7, और अगर आरपीएम में तो ओमेगा की जगह एनएस। अब देखो यहां जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक की, एक की स्पीड बन रही है ns/5, एक की स्पीड बन रही है ns/7। जबकि सिंक्रोनस मशीन में मैंने क्लियरली तुमको लिखवाया था कि वहां रोटर की वजह से हार्मोनिक्स आ रहे हैं, और रोटर की एक्साइटेशन डीसी है, तो जितनी स्पीड से रोटर घूमता है उतनी ही स्पीड से बनने वाले सारे हार्मोनिक घूमते हैं। तो वहां सभी हार्मोनिक कितने से घूमे थे, ns से। और जो मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो के अंदर कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, ns/n आता है या ns/5 ns/7 आता है, तो वो आता है तुम्हारा इंडक्शन मशीन के अंदर। क्लियर है, ये डेरिवेशन बात क्लियर हुई बहुत बढ़िया से। ठीक है, ये पूरा मैंने तुम्हें मैथमेटिकल प्रूफ दिखा दिया इस चीज का। अब देखो मैं यहां पे ना इसको एक चीज समराइज भी करता हूं कि ये रिजल्ट्स जो है हमने डेराइव जो किया है, डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि याद रखना जरूरी है, डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हार्मोनिक डायरेक्शन और स्पीड। ठीक है, सबसे पहले अगर फंडामेंटल की बात करें तो हमें कौन से हार्मोनिक्स की बात करनी है, देखो फंडामेंटल 3K, फंडामेंटल हार्मोनिक नहीं होता, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। यही हार्मोनिक्स के ऑर्डर होते हैं ना, ऑड हार्मोनिक में या तो ट्रिपलेन, या तो 6K-1, या तो 6K+1। तो फंडामेंटल में डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड, और स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ns। 3K में ना कोई डायरेक्शन ना कोई स्पीड, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। 6K-1 में डायरेक्शन बैकवर्ड, फंडामेंटल से उल्टा घूमता है, और स्पीड जितने ऑर्डर का हार्मोनिक है ns को उससे डिवाइड कर दो। 6K+1 पॉजिटिव सीक्वेंस होता है इसीलिए फॉरवर्ड, और जितने ऑर्डर का हार्मोनिक है ns को उससे डिवाइड कर दो। ये बनती है हमारी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हें बस ये टेबल याद होनी चाहिए जब हम स्पेस हार्मोनिक्स की बात करते हैं इंडक्शन मशीन के अंदर। ठीक है ना, इसको ही देखो डिराइव करने का ना एक और तरीका होता है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमने जो फ्रीक्वेंसी लगाई है वो फिक्स रखी है इंडक्शन मशीन में ओमेगा पे या फिर एफ पे, लेकिन मैंने ये चीज तुम्हें समझाई है जो स्पेस हार्मोनिक होते हैं उनके नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा बनते हैं। तो nth हार्मोनिक के कितने पोल बनते हैं, n इंटू पी, तो ये हो जाता है ns/n। ठीक है, 120 f/p को ns बोलोगे तो ns/n। तो मैक्सिमम जगह जो डेरिवेशन दिया होता है ना, वो यही डेरिवेशन इतना ही दिया होता है। अब बात आती है सिंक्रोनस में क्या हुआ फिर। सिंक्रोनस में देखो हुआ ये कि वहां पे जो ईएमएफ बना, सेम ऑर्डर का हार्मोनिक ईएमएफ में आ गया। यानी अगर थर्ड हार्मोनिक मैग्नेटिक फील्ड में था तो थर्ड हार्मोनिक किस में था, ईएमएफ में। यानी वहां फ्रीक्वेंसी भी एनएफ हो रही थी। अगर फ्रीक्वेंसी एनएफ हो रही थी तो एन से एन कटता, वैल्यू आ जाती 120 f/p। बात समझ आई। अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो जिस ऑर्डर का हार्मोनिक मैग्नेटिक फील्ड में है, सेम ऑर्डर का हार्मोनिक ईएमएफ में है,
तो अगर nth हार्मोनिक उसमें फ्लक्स डेंसिटी में है तो उसकी वजह से np पोल हो गए, nth हार्मोनिक ईएमएफ में है तो फ्रीक्वेंसी हो गई nf, nf बाय np में n कट गया तो आ गया 120 f बाय p, तो वहां ns ही बनेगा, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। बट कंसेप्चुअली अगर सोचे तो रोटर डीसी एक्साइटेड होता है तो जितनी स्पीड से वो घूमेगा उतनी ही स्पीड से घूमती है मैग्नेटिक फील्ड, बट इंडक्शन मशीन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला है स्टेटर, और स्टेटर के लिए हमने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से डिराइव किया है। ये बात क्लियर हुई ना स्पेस हार्मोनिक वाली पूरी। तो स्पेस हार्मोनिक देखो दो तरह के हो गए, एक इंडक्शन मशीन में और एक सिंक्रोनस मशीन में। सिंक्रोनस में स्पेस हार्मोनिक बनाते हैं ईएमएफ के अंदर टाइम हार्मोनिक, इंडक्शन में करंट भले ही साइनोसॉइडल दो, एयर गैप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में बनने वाला हार्मोनिक कहलाता है स्पेस हार्मोनिक, ठीक है। और इनकी अलग अलग स्पीड होती है और इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। तो करंट भले ही साइनोसॉइडल दो बट बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में नॉन साइनोसॉइडल हो सकती है, ठीक है। अब मुझे यहां तक लगता है कि तुम लोगों को स्पेस हार्मोनिक का एक बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा कि ये क्या होते हैं। ये होते हैं नॉन साइनोसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। और हमने ये देखा ट्रिप्लेन हार्मोनिक इंडक्शन मशीन में कैंसिल हो जाता है लेकिन सिंक्रोनस मशीन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है भाई। तो अब देखो अगला हार्मोनिक अपना आता है टाइम हार्मोनिक, लेकिन टाइम हार्मोनिक आने के पीछे जो रीजन होता है वो ये होता है कि जो मशीन तुम चला रहे हो, जैसे इंडक्शन मोटर तुम चला रहे हो, अगर उस इंडक्शन मोटर में देने वाला जो करंट है वही तुम्हारा नॉन साइनोसॉइडल हो गया, तो करंट जो तुम सप्लाई कर रहे हो अगर उसी में हार्मोनिक्स होंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज टाइम हार्मोनिक। तो एक काम करेंगे, बाकी के जो भी हार्मोनिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दो हार्मोनिक अभी बचे हैं, टाइम हार्मोनिक और स्लॉट हार्मोनिक, तो उनके बारे में बातें अगले वीडियो में। थैंक यू।